तो फाइनली आफ्टर 5 इयर्स द नन मूवी रिलीज हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार इस द नन मूवी के पार्ट 1 की कहानी जान ले। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। मूवी शुरू होती है ईयर 1952 रोमानिया के सेंट काटा मोनेस्ट्री में, जहां हम दो नन्स को एक पर्टिकुलर रूम की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं। उस रूम के गेट पे लैटिन में लिखा था गॉड एंड हेयर, मतलब भगवान यहाँ से खत्म होते हैं। दोनों नन्स की बातों से हमें पता चलता है उन्हें उस रूम को एक पर्टिकुलर चाबी से खोल के अंदर रहने वाले शैतान से लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनमें से एक नन उस अंधेरे रूम को खोलकर उसके अंदर जाती है और कुछ ही देर बाद खून में लथपथ बाहर आती है। वो दूसरी नन को चाबी देकर बोलती है उसे वो करना ही होगा वरना ये शैतानी शक्ति जीत जाएगी। इतनी ही देर में एक इनविजिबल फोर्स उस नन को घसीट के उस अंधेरे कमरे में वापस ले जाती है। बाहर खड़ी दूसरी नन वो चाबी लेकर भागती है और एक दूसरे रूम में जाकर अंदर से कुंडी बंद कर लेती है। वो नन भी भगवान से माफी मांगने के बाद उस रूम की खिड़की के बाहर कूदकर अपने आप को फांसी लगा लेती है। इस सीन के एंड में हम उसी रूम की विंडो पे उस एविल शैतान की परछाई देखते हैं। अगले दिन मॉर्निंग में हम मॉरिस को देखते हैं, जिसे गांव वाले प्यार से फ्रेंची भी कहते हैं। वो क्वार्टरली मोनेस्ट्री में रहने वाली नन्स के लिए खाने पीने की चीज सप्लाई करता है। फ्रेंची को पिछली रात वाली नन की डेड बॉडी रस्सी से लटकती हुई मिलती है। इस डेड बॉडी को कौवे खा रहे थे जब अचानक से ये रस्सी टूट जाती है। फ्रेंची तुरंत इस सुसाइड की खबर वेटिकन भेज देता है। अगला सीन होता है वेटिकन सिटी का, जहां हम फादर बर्ग से मिलते हैं जो बिशप के बुलाने पे वहां आए थे। बिशप बोलते हैं फादर बर्ग को रोमानिया के उसी मोनेस्ट्री में जाना होगा जहां रिसेंटली एक नन ने सुसाइड कर लिया है। फादर को इस केस की तहकीकात करनी थी और ये इंश्योर करना था क्या अब तक मोनेस्ट्री पवित्र है या नहीं। इस जर्नी में फादर का साथ देंगी सिस्टर आयरीन, जिन्होंने अभी तक अपने नन बनने की शपथ नहीं ली थी। बिशप बताते हैं वैसे तो चर्च बिना शपथ लिए हुए नन्स को ऐसे कामों के लिए नहीं चुनता, पर सिस्टर आयरीन को उन्होंने इसलिए चुना है क्योंकि उन्हें रोमानिया की जगहों के बारे में काफी कुछ पता है। तो इसके बाद फादर बर्ग सिस्टर आयरीन से मिलते हैं और दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है सिस्टर आयरीन कभी रोमानिया गई ही नहीं है। फिर आखिर बिशप ने सिस्टर आयरीन को इस काम के लिए क्यों चुना और ये झूठ क्यों बोला कि वो रोमानिया को अच्छी तरह जानती है, ये हम इस वीडियो के एंड में जानेंगे। नेक्स्ट डे फादर बर्ग सिस्टर आयरीन के साथ रोमानिया के उसी गांव में पहुंचते हैं जहां मोनेस्ट्री है और वो फ्रेंची से मिलते हैं जिसे उस नन की लाश मिली थी। वो फ्रेंची से उस मोनेस्ट्री तक जाने के लिए हेल्प मांगते हैं। पहले तो फ्रेंची मना कर देता है पर बाद में मान जाता है। रास्ते में जाते वक्त फ्रेंची उन्हें बताता है मोनेस्ट्री की नन कभी बाहर नहीं आती। वो हर 3 महीने में खाने पीने का सामान मोनेस्ट्री के स्टोरेज रूम में रख देता है। वहीं पे उसने उस नन की लाश भी रख दी थी ताकि वो सड़ न जाए। इस बातों के दौरान हम देखते हैं फ्रेंची का घोड़ा एक पर्टिकुलर लोकेशन के आगे नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से इन तीनों को बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। फ्रेंची का कहना था मोनेस्ट्री शापित है, गांव के लोग इसका नाम तक नहीं लेते और अगर गलती से ये नाम उनके जुबान पे भी आ जाती है तो वो थूकते हैं, क्योंकि उनका मानना है ऐसा ना करने पे उनको भी शाप लगेगा। और ये बातें यहाँ के जानवर तक को पता है। बातें करते करते ये पहुंच जाते हैं स्टोरेज रूम में जहाँ फ्रेंची ने उस नन की लाश रखी थी। लाश एक स्लैब पे बैठने की अवस्था में रखी थी। फ्रेंची तुरंत ही फादर को वार्न करता है उसने इस लाश को सुला के रखा था, मतलब लाश ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। फादर लाश को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उन्हें उस नन की लाश के हाथ में वही चाबी दिखती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। फादर उस चाबी को अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद ये तीनों जाते हैं मोनेस्ट्री के फ्रंट डोर पे जहां फ्रेंची ने पहली बार उस लाश को लटकते देखा था। फादर वहां गिरे हुए खून को चेक करते हैं। नन की मृत्यु हुए लगभग 1 वीक हो चुका था, पर सरप्राइजिंगली खून अभी भी ताजा था। एनीवेज ये तीनों मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं जहां हम एक नन को ऊपर की खिड़की से इन पे नजर रखते हुए देखते हैं। अंदर चैपल में इन्हें मदर सुपेरियर मिलती है जिनका पूरा फेस कवर था। वो भयानक आवाज के साथ फादर को वापस चले जाने के लिए कहती हैं, पर फादर का कहना था अगर वो चले गए तो वेटिकन और लोगों को भेजेगा, बेटर यही होगा उन्हें उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी दी जाए, फिर वो खुद चले जाएंगे। मदर सुपेरियर मान जाती हैं और वो उन्हें नेक्स्ट डे आने के लिए कहती हैं। तब तक वो मोनेस्ट्री के बाहर गेस्ट हाउस में रह सकते थे। फादर फ्रेंची से उसे 2 दिन बाद वापस आने के लिए कहते हैं। वो मान के चल रहे थे, तब तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी।
जब फ्रेंची गांव लौट रहा था, हम देखते हैं वही शैतान फ्रेंची को मरी हुई नन का रूप लेकर हॉन्ट करता है, पर वो भी अपनी सेफ्टी के लिए कब्रिस्तान से क्रॉस उठा लेता है और सेफली अपने घर पहुंच जाता है। इधर रात में हम फादर और सिस्टर को बातें करते हुए देखते हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है आज से 20 साल पहले फादर बर्क ने फ्रांस में एक डेनियल नाम के लड़के पे एक्सोर्सिज्म किया था। इस एक्सोर्सिज्म के बाद डेनियल की बॉडी पे इतनी इंजरी हुई, वो कुछ ही दिनों में अपनी जान गंवा बैठा। एक्सोर्सिज्म के बाद सबको लग रहा था डेनियल एकदम ठीक हो चुका है, पर फादर बर्क को पता था एविल एंटिटी अभी भी डेनियल के अंदर थी। उन्हें डेनियल की मौत का अभी भी बहुत दुख था। सिस्टर आयरीन भी बताती हैं उन्हें भी बचपन में अजीब विजन आते थे, जिसकी वजह से उनके पिता उन्हें पागल समझते थे। तब बिशप ने उनकी मदद की थी और शायद यही वजह है बिशप ने उन्हें इस काम के लिए चुना। ये विजन उनकी स्पेशल पावर थी। वो फादर को अपनी इस पावर का यूज करके इस इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती थी। जब रात में दोनों सो रहे होते हैं, एक म्यूजिकल डिवाइस के बजने से फादर बर्क की आंख खुल जाती है। जब वो इस डिवाइस के पास जाते हैं तो ये डिवाइस अपने आप बंद हो जाती है और वही शैतान नन के रूप में फादर को पीछे से बुलाती है। फादर इस शैतान का पीछा करते करते मोनेस्ट्री के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें दिखता है डेनियल। डेनियल एक शैतान में बदल जाता है और उसके मुंह से निकलता है एक सांप, जो फादर पे हमला करके उन्हें एक कॉफिन में गिरा देता है। कॉफिन का ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। फादर उसी के अंदर फंस जाते हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। 18वीं सेंचुरी में जब प्लेग बुरी तरह फैल चुका था, तब लोगों की कब्र पे एक घंटी बांध दी जाती थी, जिसकी रस्सी कॉफिन में पड़ी लाश के हाथ में होती थी, ताकि अगर गलती से किसी व्यक्ति को मरा हुआ समझ के दफना दिया जाता था, वो उस रस्सी की सहायता से घंटी बजाकर लोगों को बता सकता था कि वो जिंदा है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस कॉफिन में फादर बर्क गिरे थे उस पर भी घंटी लगी थी, जिसे बजाकर वो सिस्टर आयरीन को हेल्प के लिए बुला रहे थे। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन की नींद खुलती है और हम उनके पीछे भी उसी शैतान को नन के रूप में देखते हैं। सिस्टर कुछ आवाजों का पीछा करके चैपल में पहुंच जाती है, जहां वो आईने में अपने पीछे उसी शैतान की आकृति को देखती है। अचानक से वो आईना टूट जाता है, जिससे वो काफी डर जाती हैं। वो भागकर कब्रिस्तान में पहुंचती हैं, जहां हर कॉफिन की घंटी बज रही थी, पर वो अपने विजन का यूज करके पता लगा लेती हैं किस कॉफिन में फादर हैं। कॉफिन के अंदर हम एक डिमोनिक हैंड को फादर पे हमला करते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वो डेमोनिक एंटिटी फादर को कोई नुकसान पहुंचाती। सिस्टर आयरीन उन्हें कॉफिन से बाहर निकाल लेती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फादर बर्क और सिस्टर आयरीन फिर से मोनेस्ट्री में जाते हैं। वो उसी नन को खोज रहे थे जिनसे वो लास्ट टाइम मिले थे। मोनेस्ट्री में अंदर जाने के बाद दोनों अलग अलग रास्ते जाते हैं। फादर बर्क ने वो चाबी भी सिस्टर आयरीन को दे दी थी, जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। अंदर मोनेस्ट्री में सिस्टर आयरीन को और भी बहुत सारी सिस्टर प्रे करती दिखती हैं। उनमें से एक सिस्टर का नाम था सिस्टर ओआना। सिस्टर ओआना बताती हैं उनके बीच एक शैतानी शक्ति है, जो नन का रूप लेकर पूरे मोनेस्ट्री में घूमती है। उसी शैतानी शक्ति को रोकने के लिए मोनेस्ट्री की नन बारी बारी लगातार 24 घंटे प्रेयर करती हैं। वो आगे बताती है एक जमाने में ये मोनेस्ट्री एक कैसल हुआ करती थी, जिसमें यहाँ के राजा ने एक रिचुअल किया, जिससे एक शैतानी दुनिया का द्वार खुल गया, जिसके थ्रू बहुत से शैतान हमारी दुनिया में आने की कोशिश करने लगे। जब इसका पता चर्च को चला तो उन्होंने राजा को मार गिराया और उन्होंने इस द्वार को बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने यूज किया एंशिएंट एंटिक रेलिक, जिसमें जीसस क्राइस्ट का पवित्र खून था। दूसरी तरफ हम फादर को कुछ बुक्स पढ़ते देखते हैं, जहां उन्हें इस शैतान के बारे में कुछ और बातें पता चलती है। इस शैतान का नाम वैलक है और इसे द डिफाइलर, द प्रोफेन और मार्की ऑफ स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। शायद यही वजह है कि इस मूवी में हम वैलक को बहुत जगह स्नेक के साथ देखते हैं, यानी वैलक स्नेक को कंट्रोल कर सकता है और हम मूवी के कई सीन में वैलक के मुंह से स्नेक निकलते भी देखते हैं। ये वही शैतान है जिसे राजा ने दूसरी दुनिया का द्वार खोल के बुलाया था, जिसे चर्च ने दोबारा बंद कर दिया था। पर वर्ल्ड वॉर 2 में बॉम्बिंग के दौरान इस मोनेस्ट्री पे भी हमला हुआ था। इस हमले में शायद वो द्वार का गेट भी टूट गया और वो शैतान बाहर आ गया, जो अब इस मोनेस्ट्री की नन्स को हॉन्ट कर रहा है। दूसरी तरफ हम फ्रेंची को देखते हैं, जो गांव के एक बार में होता है, जहां उसे पता चलता है गांव के एक आदमी जिसका नाम लूका था, उसकी 12 साल की बेटी ने सुसाइड कर लिया। बार के ओनर का मानना था ये सब उस शापित जगह के कारण हो रहा है, और क्योंकि फ्रेंची ने 2 लोगों को वहां छोड़ा है, वो निश्चित ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम फिर से देखते हैं उसी नन को,
जिसे फादर पहली बार मिले थे। वो फादर बर्ग से बातें कर रही थी और उन्हें काइंड ऑफ थ्रेट भी कर रही थी। जब फादर उसका फेस कवर हटाते हैं वो गायब हो जाती है। एक्चुअली वो सिर्फ एक स्केलेटन थी। वो फादर को हॉन्ट करती है, पर इससे पहले वो फादर को कोई नुकसान पहुंचाती। वहाँ फ्रेंची अपनी शॉट गन के साथ फादर और सिस्टर की मदद करने पहुंच चुका था। दूसरी तरफ हम सिस्टर आयरीन को देखते हैं, जिसे सिस्टर ओना एक कमरे में पहुंचाकर उस कमरे को बाहर से लॉक कर देती हैं और वो खुद प्रेयर करने चली जाती हैं, क्योंकि प्रेयर करने की बारी उनकी थी। रात में सिस्टर आयरीन को मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी वाली विजन आती है और जब उनकी आंखें खुलती है तो उनके कमरे में एक नन प्रेयर करते हुए दिखती हैं। इससे पहले सिस्टर आयरीन उस नन से कुछ बातें कर पाती, वो वहां से गायब हो जाती है और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसके बाद वो शैतानी शक्ति सिस्टर आयरीन को हॉन्ट करती है, जिससे भागकर सिस्टर आयरीन चैपल में पहुंच जाती हैं, जहां बहुत सारी नन प्रे कर रही थी। सिस्टर आयरीन देखती है वहां सिस्टर ओना की डेड बॉडी पड़ी थी। इस दृश्य को देखकर सिस्टर आयरीन भी उन नन्स के साथ प्रे करने लगती हैं। वहां जोरों की आंधी आ जाती है और अचानक से वो शैतान नन्स पे हमला करके उनको इधर उधर फेंक देता है। हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल फोर्स सिस्टर आयरीन के कपड़े फाड़कर उनकी पीठ पर स्क्रैच करने लगती है। इससे सिस्टर आयरीन को काफी दर्द होता है, पर वो अपनी प्रेयर नहीं रोकती। ये इनविजिबल फोर्स सिस्टर आयरीन की पीठ पे एक स्टार का सिंबल बना देती है। तभी वहाँ फादर बर्ग और फ्रेंची भी आ जाते हैं और सिस्टर आयरीन उन्हें बताती है वो बाकी नन्स के साथ वहाँ प्रेयर कर रही थी, लेकिन फादर बर्ग और फ्रेंची देखते हैं वहाँ कोई नन्स नहीं थी। इसका मतलब मोनेस्ट्री की हर एक नन पहले ही मारी जा चुकी थी और जिस भी नन्स को सिस्टर आयरीन देख रही थी वो बस उन नन्स की स्पिरिट थी, जो शायद सिस्टर आयरीन को बता रही थी यहाँ क्या हुआ था और उन्हें आगे क्या करना चाहिए। इन शॉर्ट, उन नन्स की स्पिरिट सिस्टर आयरीन की हेल्प कर रही थी। डीमन वैलक को इस मोनेस्ट्री से बाहर जाने के लिए एक बॉडी को पॉजेस करना होगा, इसलिए मूवी की शुरुआत में एक सिस्टर ने फांसी लगाकर अपनी कुर्बानी दी ताकि वैलक उसकी बॉडी को पॉजेस न कर सके और इस मोनेस्ट्री से बाहर न जा सके। फिर ये तीनों चैपल में पड़ी डेड बॉडी को वापस देखने जाते हैं, पर वो डेड बॉडी अचानक ज़ॉम्बी की तरह इन पे हमला कर देती है। फादर बर्ग इस डेड बॉडी में आग लगा देते हैं और फ्रेंची अपनी शॉट गन से इसे मार गिराता है। इसके बाद सिस्टर आयरीन अपनी शपथ लेती है ताकि वो एक प्रॉपर नन बन जाएं। देन ये तीनों उसी एंटिक रेलिक को खोजने में लग जाते हैं जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था, क्योंकि उसी की मदद से ये वैलक को उसकी दुनिया में वापस भेज सकते थे। सिस्टर आयरीन को हमेशा से मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी की विजन आती थी, जिसकी मदद से ये मदर मैरी की एक मूर्ति के पास पहुंचते हैं, जिसकी फिंगर की लाइट के रिफ्लेक्शन से इन्हें दीवार पे एक की होल दिखता है। सिस्टर आयरीन इस की होल में वही चाबी डालती हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इस दीवार के अंदर से निकलता है वही एंटिक रेलिक जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। फादर ये रेलिक सिस्टर आयरीन को देते हैं और फिर ये तीनों उसी रूम में जाते हैं जहां लिखा था गॉड एंड फेयर, क्योंकि उनका मानना था जिस द्वार से वैलक इस दुनिया में आया है वो द्वार उसी रूम में कहीं पे है। अंदर जाने के बाद तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और वो शैतान इन तीनों को हॉन्ट करता है। सिस्टर आयरीन एक कैंडल लाइट का पीछा करती है और पहुंच जाती है एक ऐसी ही जगह जहां फर्श पे कुछ ऐसा ही स्टार बना था जैसा उनकी पीठ पे वैलक ने कट करके बनाया था। अचानक वहां ढेर सारी नन्स आकर उन्हें घेर लेती हैं और उस रूम का दरवाजा भी अपने आप लॉक हो जाता है। वैलक सिस्टर आयरीन को पॉजेस कर लेता है। फ्रेंची उस रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जहां उसे सिस्टर आयरीन वैलक द्वारा पॉजेस दिखती हैं और वो काइंड ऑफ हवा में फ्लोट कर रही थी। पॉजेस्ड आयरीन फ्रेंची पे हमला करती है, लेकिन फ्रेंची उसके गले में बंधे पड़े एंटिक रेलिक की हेल्प से वैलक को आयरीन के बॉडी से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ फादर बर्ग को भी कई नन्स घेर लेती हैं और वो इनसे बचने के लिए तेल से क्रॉस सिंबल बना के उस पे आग लगा देते हैं। उधर वैलक फ्रेंची पे अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद वैलक सिस्टर आयरीन पे अटैक करके उन्हें पानी के अंदर डुबाने की कोशिश करता है। इस सीन के दौरान वैलक को वो एंटिक रेलिक भी मिल जाता है जो टूटा हुआ था और उसके अंदर से जीसस क्राइस्ट का खून गायब था। वैलक तुरंत ही सिस्टर आयरीन को पानी से बाहर निकालता है। सिस्टर आयरीन अपने मुंह के अंदर से क्राइस्ट का खून वैलक के ऊपर फेंकती है। एक्चुअली सिस्टर आयरीन ने पहले ही उस खून को अपने मुंह के अंदर भर लिया था,
ताकि वैलक को वो एंटिक रेलिक मिल जाने के बाद भी वो उसको डिस्ट्रॉय न कर सके। होली ब्लड का छींटा पड़ते ही वैलक वहाँ के वाटर के अंदर खींचा चला जाता है और हम उसी द्वार को बंद होता हुआ देखते हैं। इसके बाद फ्रेंची को भी होश आ गया था, जो पानी में डूबती हुई सिस्टर आयरीन को बचा लेता है और फादर बर्क भी वहाँ पहुँचते हैं। तीनों मोनेस्ट्री से बाहर आकर कब्रिस्तान में जाते हैं और सारी नन्स की आत्माओं की शांति के लिए प्रेयर्स करते हैं, जिसे वैलक की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। सिस्टर आयरीन बताती है मोनेस्ट्री अब फिर से पवित्र हो चुकी है। ये तीनों टांगे पे बैठकर वापस जाने लगते हैं और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है फ्रेंची के गर्दन पे उल्टे क्रॉस का निशान, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था वैलक अपनी दुनिया में वापस नहीं गया। उसे एट द एंड एक बॉडी मिल ही गई मोनेस्ट्री से बाहर आने के लिए, जो कि थी फ्रेंची की। दरअसल वैलक ने फ्रेंची को उसी टाइम पोजेस कर लिया था जब वो सिस्टर आयरीन को बचाने आया था। इस इंसिडेंट के 20 साल बाद हम देखते हैं कंज्यूरिंग मूवी के इवेंट्स, जहां वॉरेन एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे ऑन ए पोजेस्ड पर्सन, जो और कोई नहीं फ्रेंची था। वो पोजेशन के बाद फ्लुएंट लैटिन बोलने लगा था, जबकि हम जानते हैं वो तो फ्रेंच कनाडियन बंदा था। फ्रेंची की बॉडी पे हर जगह उल्टे क्रॉस बनने लगे थे। वो लॉरेन को वार्न भी करता है, जहां लॉरेन को एड के मरने के विजन आते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं फ्रेंची के साथ आगे क्या हुआ, तो स्क्रीन पे दिख रहे राइट साइड वाले थंबनेल पे क्लिक करें। और अगर आप इंडिया के डिफरेंट स्टेट के अर्बन लीजेंड में इंटरेस्टेड हैं, तो लेफ्ट वाले थंबनेल पे क्लिक करें। मैं आपको वहीं मिलूंगा। थैंक यू।